आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत अध्याय 7 नौका विहार जो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है इसका प्रश्नोत्तर देखेंगे। क्योंकि व्याख्या का रूप अब प्रश्नों का बदल गया है। अब जिसका अंडरलाइन किया रहता है उसी का मात्र व्याख्या होता है और इस पर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको देखेंगे। आज हम नौका विहार के प्रश्नोत्तर को देख रहे हैं, आपके सामने है पहला पद्य और इस पर आधारित प्रश्नोत्तर। पहला है, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले इसको पढ़ लिया जाता है और तब से उत्तर आसान हो जाता है, पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। पढ़िए इसको। ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर में आलोकित सत विचार, इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, अशाश्वत नभ का नीला विकास। शाश्वत शशि का यह रजतहास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, अजी चिर जन्म मरण के आर पार। शाश्वत जीवन नौका विहार, अरे मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, अकर्ता तुमको अमरत्व दान। इसका देखना है, पूछ रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो ये जो पद्य दिया रहेगा उसके नीचे ये प्रश्न दिया रहता है। सामने दिया गया कि आराम से आप देख करके उत्तर बताएंगे। तो उपर्युक्त पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम तो लिखेंगे कि उपर्युक्त पद्यांश के कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है तथा शीर्षक का नाम है नौका विहार। आगे देखेंगे कि जग का क्रम कैसा है। तो जग का क्रम आगे आपका दिया गया है। इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। तो इस जग का क्रम कैसा है, तो इस धारा के समान है। तो क्या लिख देंगे कि जग का क्रम कैसा है। तो कैसा को हटा देंगे कि जग का क्रम धारा के समान है, धारा के समान है, ऐसा लिख देंगे। इस पद्यांश के अनुसार क्या क्या तथ्य शाश्वत है। तो आप देख रहे हैं शाश्वत जहां जहां है वहां वहां से लिखेंगे कि इस जग का क्रम शाश्वत है। तो शाश्वत इस जीवन का उद्गम, तो लिखेंगे कि जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। शाश्वत है गति और संगम भी शाश्वत है। नभ का नीला होना यह भी क्या है, शाश्वत है। चंद्रमा की जो रजत हास है, रजत जो चांदनी है या चांदनी सी चंद्रिका है वह क्या है, यह भी शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, छोटी छोटी ये लहरें जो विलास कर रही है, इस पर विचरण कर रही है, यह भी शाश्वत है। और शाश्वत जीवन नौका विहार, जीवन रूपी यह नौका का जो विहार है, जीवन बीत रहा है ना, यह भी क्या है, शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है चिरकाल से सत्य रहने वाला, आज भी सत्य हो और भविष्य में भी सत्य हो, उसको हम क्या बोलते हैं, शाश्वत बोलते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। आगे दे रहा है कि रजतहास और कर्णधार का क्या अर्थ है। रजतहास का मतलब होता है चांदनी रात के समान, हास मतलब होता है खुशी और रजत माने होता है चांदनी अर्थात चंद्रिका, चांदनी रात होती है उसी से इसका मतलब है। तो लिख देंगे कि रजत हास का मतलब होता है चांदी के समान हंसने वाला या चांदी के समान प्रसन्नचित अर्थात चांदनी रात। और कर्णधार का मतलब होता है केवट, लेकिन यहाँ पर अर्थ होगा ईश्वर रूपी केवट। आगे देखेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं आप
इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। कवि कह रहे हैं कि जैसे जैसे नाव, जैसे ज्यों ज्यों लगती नाव पर, जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती गई, उर्मे आलोकित सर विचार सत विचार। कह रहे कि जैसे जैसे हम बीच धारा से अब धीरे धीरे किनारे की तरफ आ रहे थे, हमारे अंदर सैकड़ों विचार उत्पन्न होने लगे। सैकड़ों विचार क्या लग रहे हैं इनके मन में? सैकड़ों विचार उत्पन्न हो रहे हैं। किस तरह के विचार हैं? बता रहे हैं कि इस धारा सी जग का क्रम, अर्थात जिस तरह से धारा चलायमान है ना, इस संसार का क्रम भी ठीक वैसा ही है। यह भी चलायमान है, गतिमान है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, यह जीवन सदैव रहा है और फिर रहेगा, और इस समय भी वर्तमान में है, अर्थात जीवन का क्रम भी चल रहा है। शाश्वत गति, जितने संसार में वस्तुओं की गति है, धारा की गति चलायमान है, मानव का जीवन गतिमान है, सब चीजें शाश्वत है गति। और शाश्वत संगम, संगम कर ही तलाए तलाई, तालाब और तलाई भी आपस में संगम करते हैं, नदियां भी संगम करती है, अर्थात संसार में संगम क्या है? शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला विकास, आकाश का नीला होना, नीले रूप में विकसित होना, यह भी शाश्वत है। और शाश्वत शशिका यह रजत हास, चंद्रमा की जो ये चांदनी है ना, यह भी शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, ये छोटी छोटी लहरें जो गंगा के ऊपर चलायमान हो रही हैं ना, यह भी शाश्वत हैं। इसका भी हास विलास करना, संचरित होना, यह भी शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार, हे सांसारिक जीवन को चलाने वाले कर्णधार, हे केवट, हे ईश्वर, चिर जन्म मरण के आर पार, आप तो यह चिर अनंत काल से आ रहे जीवन और भविष्य तक चलने वाले जन्म और मरण के परे हो तुम। आर पार का मतलब होता है परे होना। शाश्वत जीवन नौका विहार, यह जीवन में जो नौका विहार चल रहा है ना, इस जीवन से अगले जीवन तक यह नौका विहार भी शाश्वत है। कह रहे कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं तो इस वास्तविक ज्ञान को ही भूल चुका था कि जन्म भी लिया जाता है और मरा भी जाता है। इस धारा को देख करके हे ईश्वर हमें याद पड़ाए है। कह रहा है कि जैसे ही मुझे इस चीज का एहसास हुआ, मुझे अमरत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं अमरता को प्राप्त हो गया। इस प्रकार इसकी व्याख्या कर देंगे। आगे दिया गया है कि किस अदृश्य सत्ता की ओर पंत जी का संकेत है। ईश्वर के तरफ पंत जी का संकेत है कि उसी परमात्मा शक्ति से सारे लोग उत्पन्न हुए हैं और फिर उसी में विलीन हो जाना है। अध्यात्म शक्ति की ओर या ईश्वर शक्ति की तरफ पंत जी का संकेत है। इस प्रकार इसको पूरा कर लेंगे। आगे देख रहे हैं दूसरा, वह है आपके स्क्रीन पर। इसको देखिए, पढ़िए। और जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, तो बाहों से दूरस्थ तीर, आधारा कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, अलगती भूरे खाशी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माहुर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिला प्रवाह को कर प्रतीप, यह कौन विहग क्या विकल को, उड़ता हरने को निज विरह शोक, छाया की को बिलोक। देखेंगे यह उस समय का वर्णन है जब नाव धीरे धीरे किनारे को छोड़ करके मध्य धारा की तरफ पहुंचती है। देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखना है। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत है और कविता का नाम नौका विहार है। नौका विहार, ठीक।
आगे देखेंगे दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जब पहुंची चपला बीच धार, चपला का मतलब होता है नाव, चंचला। तो जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कागार। करे कि जैसे जैसे हमारी नाव मध्य धारा के तरफ गई, अब किनारा दूर होता गया है और चांदनी रात में जो बलुई जमीन चमक रही थी ना, उसका कगार, उसका किनारा धीरे धीरे विलुप्त हो गया। अरे दो बाहों से दूरस्थ तीर, आधारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। आलिंगन का मतलब होता है गले लगाना, अधीर मतलब धैर्य को खो करके, दूरस्थ माने दूर स्थित किनारे, धारा के कृष माने दुर्बल, कोमल माने मुलायम शरीर को। कवि का कहना है कि जैसे जैसे हमारी नाव मध्य धारा की तरफ बढ़ने लगी, किनारे पर जो चमक रहे बालू जो चमक रहे थे ना, अब वो दिखाई देना बंद कर दिए और दोनों जो खड़े खड़े किनारे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कृषकाय गंगा की धारा अर्थात गंगा रूपी नायिका के कृष शरीर को आलिंगन करने के लिए, पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हूं। इस तरह इसकी व्याख्या पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, नौका विहार के समय कवि को दूर से दिखने वाले तट कैसे प्रतीत हो रहे थे? तो दूर से दिखने वाले धारा, दूर से दिखने वाले जो किनारे थे, दो बाहों के समान दिखाई दे रहे थे। करे कि दो बाहों से दूरस्थ तीर, दूर दूर स्थित जो तीर थे, किनारे थे, दो बाहों के सदृश दिखाई दे रहे थे। धारा के बीच स्थित द्वीप कैसा दिखाई दे रहा था? तो कह रहा है कि धारा के बीच एक स्थित द्वीप था और वह द्वीप कैसा दिखाई दे रहा था? वह शिशु सा माने शिशु के समान दिखाई दे रहा था। आगे यह भी पूछ सकेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो सा लगने की वजह से यहाँ पर उपमा अलंकार है। तीसरा देखिए, तीसरा दे रहा है आपके स्क्रीन पर, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, असैकत अपलकयनंत नीरव भूतल, सैकत शय्या पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर शिहर शिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल शानी लांबर, साड़ी शीश कुड़न सी जिस पर, शशि की रेशमी विभाष भर, सिमटी है बरतुल मृदुल लहर। आगे देखिए, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में लिखना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश 4 पंक्तियां हैं। इसमें लिखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, जिस समय हम नाव लेकर के और गंगा विहार करने के लिए, नौका विहार करने के लिए गंगा में उतरे, उस समय बिल्कुल गंगा का जल शांत था, स्निग्ध माने कोमल था, ज्योत्सना उज्ज्वल अर्थात बिल्कुल उज्ज्वल श्वेत रंग की, ज्योत्सना माने चांदनी रात उगी हुई थी। अपलक अनंत नीरव भूतल, अपलक अनंत माने आकाश, आकाश बिना पलक झपकाए, नीरव माने शांत, भूतल माने पृथ्वी के तल को निरख रहा था। सैकत शय्या पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल, सैकत माने होता है बालू की शैया पर, दुग्ध के समान श्वेत, धवल माने स्वच्छ, तनवंगी गंगा का मतलब होता है कृषकाय गंगा, दुबली पतली गंगा रूपी नायिका, ग्रीष्म बिरल गर्मी के कारण थोड़ा बिरल पड़ गई है, कम जल वाली हो गई है। लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल,
श्रांत मन थक करके, मानो वह क्लांत मतलब होता है मलिन होकर के, निश्चल मन बिना हिले डुले आराम से लेटी हुई है। एक बार देखिए, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। जिस समय कभी नौका विहार करने के लिए नाव से गंगा में प्रवेश करता है, उस समय उसका जल बिल्कुल शांत है, स्निग्ध मन कोमल है, और चांदनी रात बिल्कुल उज्जवल प्रकाशमान हो रही है। मानो उस समय आकाश बिना पलक झपकाए लगातार निरंतर सुनसान पृथ्वी को निरख रहा हो, देख रहा हो, और बालू की सैया पर बिल्कुल दूध के समान स्वच्छ, धवल मन होता है स्वच्छ श्वेत, तनमंगी मतलब कृष्णकाय शरीर वाली दुबली पतली छरहरी बदन की नायिका रूप गंगा रूपी नायिका, जो गर्मी के कारण, ग्रीष्म ऋतु के कारण थोड़ा विरल पड़ गई है, कम जल वाली हो गई है, वह थकी हुई, थोड़ा मुरझाई हुई सी, निश्चल माने कम गति के साथ या बिल्कुल गतिहीन होकर के लेटी हुई। ये व्याख्या हो जाएगी। प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में किसका चित्रण किया गया है? तो यह हो तीसरा, और ये होगा चौथा, ये पांचवा हो जाएगा, छठा होगा, सातवां होगा, और ये आठवां होगा। चलिए देखिए, करें कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में किसका चित्रण किया गया है। तो प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में गंगा के स्वच्छ रूप का या छरहरी बदन वाली ग्रीष्म ऋतु की गंगा के श्वेत जल का वर्णन किया गया है, जिसे एक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। या यूं लिख सकते हैं कि ग्रीष्मकालीन छरहरी बदन वाली गंगा को एक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। आगे देखेंगे, गंगा बालू के मध्य बहती हुई कैसी प्रतीत हो रही है? तो गंगा बालू के मध्य बहती हुई बिल्कुल श्वेत छरहरी बदन की नायिका के समान प्रतीत हो रही है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने आसपास के कैसे वातावरण का उल्लेख किया है या वर्णन किया है? तो कवि ने अपने आसपास बता रहे हैं कि हमारे आसपास बिल्कुल चांदनी रात फैली हुई है, और गंगा का जल बिल्कुल शांत है, आकाश बिल्कुल साफ है, मानो वह अपने अपलक नेत्रों से शांत पृथ्वी को या सुनसान पृथ्वी को एकटक देख रहा हो, और गंगा इस तरह से बालू के चमकते हुए बालू के किनारों के बीच शांत दिखाई दे रही है, जैसे कोई नायिका थक करके चूर हो गई हो और फिर निश्चल बिना हिले डुले क्लांत होकर के अर्थात मलिन होकर के लेटी हुई है। या कुछ नहीं आता है तो इतना लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने आसपास के कैसे वातावरण का वर्णन किया है। तो लिखेंगे कि अपने आसपास के स्वच्छ चांदनी में और खुले आकाश में सुंदर गंगा को एक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है, उसी समय का वर्णन है। आगे देखेंगे कि रेत की सैया पर छिड़काए स्त्री कौन सी लेटी हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रेत की सैया पर छिड़काए स्त्री वह गंगा रूपी नायिका लेटी हुई है। गंगा का स्वरूप किस प्रकार दिखाई दे रहा है? यहाँ पर अगला प्रश्न बनेगा, कह रहे कि गंगा का स्वरूप किस प्रकार दिखाई पड़ रहा है। तो गंगा का स्वरूप बिल्कुल शांत, श्वेत और थोड़ा कम जल वाला, थका हुआ, मलिन और निश्चल दिखाई पड़ रहा है। आगे देखेंगे किसके शरीर पर तारों के प्रतिबिंब लहरा रहे हैं। तो गंगा रूपी नायिका के ऊपर आकाश के तारों का प्रतिबिंब लहरा रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये है शांत, शांत, क्लांत, निश्चल का आशय स्पष्ट कीजिए। शांत का अर्थ है यहाँ पर श्रांत माने होता है थका हुआ, क्लांत का मतलब होता है मलिन,
और निश्चल का अर्थ होता है गतिहीन। इस प्रकार से इसका अर्थ लिख देंगे। आगे देखिए, अगला है आपके सामने घ वाला पार्ट। इसमें कह रहा है कि चांदनी रात का प्रथम पहर, अहम चले नाव लेकर सत्वर, निकता की सस्मित सीपी, यहाँ सिकता होना चाहिए, अरे सिकता की सस्मित सीपी पर, अरे मोती की ज्योत्सना रही बिचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथरा मंथरा, अरे लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर, अतिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, तुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कंकर का राज भवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर भय भय भाव स्वप्न सघन। व्याख्या देखें और इसका उत्तर देखें। कभी नौका विहार हेतु किस समय प्रस्थान करता है? कभी नौका विहार के समय पर कि प्रथम पहर था। प्रथम प्रहर कब चलता है? रात्रि का प्रथम पहर 6 बजे से लेकर के और 9 बजे का समय पहला पहर है। 9 से 12 एक एक पहर 3 घंटे का होता है। दूसरा पहर 9 से लेकर के और 12 का समय होता है और तीसरा पहर 12 से 3 तथा चौथा पहर रात्रि का अंतिम अर्थात 3 से 6 बजे का समय होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जानते हैं। पूछ रहा है कि कभी नौका विहार हेतु किस समय प्रस्थान करते हैं? तो कभी नौका विहार हेतु रात के प्रथम प्रहर में प्रस्थान करते हैं। हो जाएगा यहाँ इस शब्द को हटा करके और यहाँ भर देंगे कि रात के प्रथम प्रहर के समय प्रस्थान करते हैं। रात्रि में गंगा नदी की रेती की शोभा कैसी लग रही थी? तो बता रहे हैं कि सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही बिचर। करे कि सिकता मने बालू, बालू की सस्मित का मतलब होता है चमकती हुई सीपियों पर जब ज्योत्सना मने चांदनी रात जब विचरण करती थी तो मानो वह मोती के समान चमक रही थी। करे की रेती की शोभा कैसी लग रही थी? तो वह मोती के समान चमक रही थी, सुंदर लग रही थी। लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर में कौन सा अलंकार है? जहां सासी का प्रयोग होता है उपमा अलंकार होता है, तो लिखेंगे कि लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर में उपमा अलंकार है। यहां लिख देंगे उपमा अलंकार है। आगे देखेंगे कि रेखांकित पद्यांश की व्याख्या कीजिए। करिए व्याख्या। रेखांकित अंश इसमें है नीचे की 2 पंक्तियां। काला काला कंकर का राज भवन, सोया जल में निश्चल प्रमन, अपलकों पर वैभव स्वप्न सघन। काला कंकर का जो राज भवन है वह बिल्कुल गंगा के किनारे स्थित था और जब बिल्कुल शांत जल में नौका विहार जिस समय कवि कर रहा है उस समय उसका प्रतिबिंब इसमें पड़ रहा है, तो लग रहा है कि वह काला कांकर का जो भवन है वह भी राजभवन उस समय रात्रि में विश्राम कर रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पर कि काला कांकर का राजभवन, असोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। मानो उसके पलकों पर स्वप्न सुनहला स्वप्न विचारवान हो रहा है, अर्थात विचरण कर रहा हो। इस प्रकार इसकी व्याख्या हो जाएगी। पाठ का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक नौका विहार। पाठ के शीर्षक का नाम नौका विहार है तथा कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। ठीक, इसके बाद परिवर्तन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।